सभी को नमस्कार। मैं एस यादव किलौल एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम पढ़ रहे हैं शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र के अंदर प्रमुख रूप से हम पढ़ रहे हैं टीचिंग यानी शिक्षण। और इससे पहले के जो वीडियो हैं उनमें भी आपने बहुत सारी विधाओं को पढ़ा शिक्षण से संबंधित। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण से संबंधित शिक्षण के स्तर, शिक्षण का एक तरह से हम उसकी प्रक्रियाएं कहाँ कक्षा कक्ष के अंतर्गत। तो आज के अंदर हम देखेंगे शिक्षण के स्तर, कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षण की प्रक्रियाएं और शिक्षण की अवस्थाएं। तो इस तरह से देखिए हमने जो अपना शिक्षण की यदि हम बात करें एक एक करके बहुत सारे विधाओं को हमने पढ़ा और अंत में इन विधाओं को भी हम पढ़ते हैं इसके अंदर। तो चलिए तैयार हो जाइए। आज का जो हमारी विषय वस्तु है शिक्षण के स्तर, और दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कक्षा कक्ष में शिक्षण, और उसके अलावा देखेंगे शिक्षण की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग की। तो लेवल ऑफ टीचिंग की यदि हम बात करते हैं, शिक्षण के स्तर अंग्रेजी में कहा जाता है लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के स्तरों को 3 भागों में बांटा गया है अपने इसके अंदर। कितने भागों में बांटा गया? 3 स्तर। और 3 कौन कौन से हैं? 3 के अंदर यदि हम देखते हैं, सबसे पहले आता है स्मृति आधारित शिक्षण, यानी छोटे बच्चों को जो शिक्षण कराया जाता है वो शिक्षण किस पर आधारित होता है? स्मृति पर आधारित, इसलिए स्मृति स्तर। दूसरे नंबर पर देखिए जो शिक्षण कराया जाता है वो होता है बोध या अवबोध, बोध या अवबोध स्तर, अवबोध स्तर। इस तरह से देखिए टीचिंग के 2 पार्ट। तीसरा होता है जो उच्च स्तर पर कराया जाता है, जिसे उच्च स्तरीय शिक्षण भी कहा जाता है, वो कहलाता है चिंतन स्तर का शिक्षण। अब देखिए तीनों प्रकार के जो यहाँ पर बताए गए हैं शिक्षण के लेवल, एक स्मृति, दूसरा बोध और तीसरे नंबर पर चिंतन। कहने का मतलब है शुरुआत में बच्चे को देखिए रटाया जाता है, और जब बच्चा चीज़ों को रटता है और सीखना शुरू करता है, उसके बाद देखिए बच्चों को ज्ञान कराया जाता है, समझने समझाने पर जोर दिया जाता है। यहाँ विषय वस्तु को प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाता है, यहाँ विषय वस्तु को समझाने पर, आत्मसात करने पर या आत्मीकरण पर जोर दिया जाता है, एसिमिलेशन पर जोर दिया जाता है, परिपाक करने पर जोर दिया जाता है। और जब बच्चा दोनों चीज़ें सीख जाता है, अब बच्चे के अंदर देखिए थिंकिंग, जिसे हम कहते हैं चिंतन स्तर को डेवलप किया जाता है। और चिंतन ऐसे नहीं होता है, जब तक बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है तब तक बच्चा नहीं सोचता है। तो बच्चे को क्या दी जाती है? इसमें प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं समस्या केंद्रित स्तर का चिंतन होता है। छोटे बच्चे चिंतन नहीं कर सकते, बड़े बच्चे क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षण को अलग अलग स्टेज के बच्चों के आधार पर अलग अलग स्तर कहा गया है। ये स्टेज है, ये उच्च स्तर होता है, ये निम्न स्तर होता है और ये मध्यम स्तर। जैसे स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए छोटी कक्षाएं प्राथमिक्स, यहाँ हम देखते हैं माध्यमिक कक्षाएं, यहाँ उच्च माध्यमिक और कॉलेज लेवल पर इस तरह की टीचिंग कराई जाती है। और इन्हीं तीनों को हम एक त्रिभुज के रूप में, एक डायग्राम के रूप में देखेंगे और तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे भी। साथ में हम यह भी जानेंगे कि इनका एक मॉडल के रूप में, और ये जो मॉडल है किसने दिए। जैसे हम इसकी बात करें, स्मृति स्तर का जो मॉडल था हर्बार्ट द्वारा दिया गया, जिसे हम कहते हैं शिक्षण का प्रतिमान। अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा प्रतिमान, लेकिन ये 3 प्रतिमान हम यहीं पर पढ़ेंगे। उसके बाद बोध की बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया? मोरिसन द्वारा, HC मोरिसन, और ये फेडरिक देखिए हर्बार्ट्स। उसके बाद आते हैं देखिए चिंतन स्तर, और चिंतन स्तर पर इस मॉडल को प्रतिपादित करने का कार्य किया था हंट महोदय ने। और हंट के साथ साथ 2 और शिक्षा शास्त्री थे, कर्ट लेविन और जॉन डीवी। इसीलिए देखिए इस चिंतन को एक तरह से देखिए रिफ्लेक्टेड थिंकिंग भी कहा जाता है, उस लेवल का थिंकिंग भी कहा जाता है, विचार युक्त, सोच समझ कर देखिए जिसमें कार्य किया जाता है। तो हम एक एक इनको देखते हैं, और पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें सबसे नीचे स्तर पर चिंतन को प्रदर्शित किया गया, जिसका नाम है स्मृति स्तर का चिंतन। और ये कैसा है? थॉटलेस। कैसा चिंतन है? थॉटलेस, विचार रहित, क्योंकि बच्चे को कोई विचार नहीं होते। छोटे स्तर पर बच्चे को क्या किया जाता है? रटाया जाता है। जैसे पहली दूसरी कक्षा की बात करें तो A फॉर एप्पल, वर्णमालाओं को, अक्षरों को बच्चे को रटाया जाता है ताकि उन अवधारणाओं को विकसित किया जा सके। बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तो उन अवधारणाओं पर सोचना शुरू करता है।
उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आता अवबोध, जिसे बोध भी कहते हैं। ये थॉटफुल है। कैसी विचारधारा होती है ना, ये इस पर किस पर जोर दिया, थॉट, यानी यहाँ समझने और समझाने पर जोर दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आती है देखिए जिसे कहते हैं हम चिंतन स्तर, और यहाँ मोर देन थॉटफुल पर जोर दिया जाता है, अत्यधिक चिंतन पर जोर दिया जाता है। और इस तरह की टीचिंग कहाँ होती है, उच्च कक्षाओं के अंदर, जिसे उच्च माध्यमिक या कॉलेज स्तर कहते हैं। और ये उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के अंदर देखिए इस तरह की टीचिंग कराई जाती है। उसके बाद छोटी कक्षाएं, प्राथमिक कक्षाओं में केवल रटाने पर जोर दिया जाता है। अब देखिए ये जो मॉडल था, इसका प्रतिपादन किसने किया, हर्बर्ट महोदय ने। इसका प्रतिपादन किसने किया, एच.सी. मॉरिसन साहब ने। और इसका प्रतिपादन किसने किया, हंट ने किया। अब एक एक चीज को हम देखते हैं, कुछ और चीजों को भी, जैसा कि स्मृति स्तर बच्चे को मेमोराइज करवाया जाता है। कौन से स्तर पर, निम्न स्तर पर, विचार रहित। अब इन तीनों चीजों को देखिए हम अलग अलग पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट बच्चा यहां नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक अवधारणाएं याद नहीं होंगी तो वो चीजों को समझेगा कैसे। इसलिए जरूरी है हमें सबसे पहले इस स्तर पर, छोटे बच्चे में समझ नहीं होती है, केवल चीजें रटाई जाती हैं, उसको विषय वस्तु दी जाती है तो रटाई जाती है। एक चीज याद रखना, यहाँ विषय वस्तु को रटाने के लिए क्या करना पड़ता, प्रस्तुत। तो इसमें जोर दिया जाता है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण। यहां समझाने पर जोर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं आत्मीकरण। और इस आत्मीकरण को ही विषय की गहनता पर जोर दिया जाता है। ये विषय केंद्रित होता है, इसीलिए इसको कहा जाता परिपाक। तो यहाँ विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर जोर, या विषय वस्तु की गहनता या आत्मीकरण समझने पर जोर। और यहाँ देखिए विषय वस्तु हमारी किस में बदल जाती है, समस्या में बदल जाती है। अर्थात यहाँ समस्यात्मक बिंदुओं पर जोर दिया जाता है, इसलिए ये समस्या केंद्रित है। अब आपके मन में एक आता है कि साहब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, हर स्तर पर पूछे जाते हैं। शिक्षण को कितने स्तरों में बांटा गया, याद रखना 3 स्तर। तीनों में पूछा जाता है स्मृति स्तर किसने दिया, और मध्यम स्तर किसने दिया, और उच्च स्तर किसने दिया। कौन सी प्रक्रिया को थॉटफुल कहा जाता है, कौन सी को थॉटलेस कहा जाता है। ये थॉटलेस है, ये थॉटफुल है, और ये मोर देन थॉटफुल है, क्योंकि यहाँ बच्चा सोचता है। उच्च कक्षाओं के लिए लिखा हुआ है, मध्यम कक्षाओं के लिए और छोटी कक्षाओं के लिए। ऐसे हम देखिए इनकी सारी विशेषताएं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, इन विशेषताओं को मैं एक बार फिर समझाता हूं, और साथ में मॉडल का भी अध्ययन करते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं स्मृति स्तर का शिक्षण, स्मृति स्तर का शिक्षण, और बात करते हैं इस स्तर के शिक्षण की। यहां मैंने एक कोटेशन लिखी है, एक पुनरोत्पादक रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। कौन, स्मृति। कैसे है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम किसी बालक को सिखाना चाहते हैं, जिसे हम कह देते हैं अधिगम। अगर हम बच्चे को कोई अधिगम कराना चाहते हैं तो सबसे पहले उस बच्चे को वो प्रत्यय दिया जाता है, वो वस्तु, वो तथ्य, वो विचार, उससे परिचय कराया जाता है बच्चे को। देखिए सबसे पहले वो प्रत्यय दिया जाता है। अब बच्चे को, जैसे मैंने आपको ये दिया, ये क्या है आप पहचान सकते हो। इसके अलावा देखिए मैं एक रिमोट दे रहा हूँ, छोटे बच्चे से पूछोगे वो नहीं जानता इस चीज़ को। उसके लिए ये दोनों प्रत्यय एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, बट वो इसका नाम नहीं जानता। तो सबसे पहले बच्चे को परिचय कराया, ये रिमोट होता है, और ये एक पेन है जो किसके ऊपर चलाया जाता है, डिजिटल बोर्ड पे। अब बच्चे को हमने इस चीज़ का ज्ञान कराया, और बच्चे ने तुरंत क्या कर लिया, इसको याद कर लिया, अपनी मेमोराइज किया। ये क्या है, रिमोट। ये क्या है, एक पेन। ऐसे बच्चे ने इन दोनों चीज़ों को मेमोराइज किया, याद किया इस चीज़ को, और याद करने को ही हम कहते प्रत्यय को क्या कर लिया उसने, स्मरण। और इसी चीज को हम कहते हैं बच्चे ने क्या कर लिया, उस चीज को धारण कर लिया। अब जो बच्चे ने धारण करने का मतलब है, अब बच्चा सीख गया, केवल रटकर सीखा है ये क्या है और ये क्या है। इसीलिए इस तरह के जो इस स्तर का शिक्षण होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, एक तरह से हम कहते हैं स्मृति आधारित शिक्षण। अब स्मृति के अंदर बच्चे के अंदर आ गई और चीजों को धारण कर लिया। अब अचानक से देखिए कुछ दिन बाद बच्चे से फिर पूछा गया, बेटा ये क्या है। अब बच्चे ने इस चीज को पढ़ा था, धारण किया था, और पुनः बच्चा देखिए इसको क्या कर लेता, अभिज्ञान।
यानी बच्चा देखिए दोबारा से इस चीज को क्या करता है, पहचान लेता है, क्योंकि पहले से देखी हुई चीज को पुनः पहचान करना क्या कहलाता, अभिज्ञान कहलाता है। और उसके अलावा अगर देखिए इस बच्चे को हम ये चीज़ और ये चीज़ दोनों दिखाते हैं और दोनों को बच्चा अलग अलग कर लेता है और पहचान कर लेता है, किसके आधार पर, अपनी स्मृति के आधार पर जो सीखी गई हैं। इसलिए हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक का नाम तो है अभिज्ञान, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिकॉग्नाइज। और रिकॉग्नाइज देखिए यहाँ पर जो बच्चे ने प्रत्यय सीखा है, प्रत्यय क्या है, ये पेन एक प्रत्यय था, कोई भी चीज़ सीखने की हो वो प्रत्यय होती है। प्रत्यय का देखिए हमने बच्चे को क्या करवाया, ज्ञान करवाया। और यहां पर जो होता है पुनः पहचान करना, क्योंकि जो पहले रटी हुई चीज है बच्चा उसको क्या कर लेता है, पहचान कर लेता है। और पुनः पहचान करने को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय का अभिज्ञान। यानी बच्चे ने जो पहले जो चीज को सीखा था और उस सीखी हुई चीज को क्या कर लिया, तुरंत पहचान लिया। तो यानी पहले से सीखी हुई चीज़ को पहचानना क्या कहलाता है, अभिज्ञान। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, मिलान करो, एक साइड में देखिए कुछ तथ्य होते हैं, दूसरी साइड, और दोनों को क्या करवाया जाता है, मिलान। छोटे बच्चों को ऐसे ही देखिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, मिलान करो, ताकि उस बच्चे के अंदर जो प्रत्यय सीखा है उसकी पहचान करने की समझ विकसित हो जाए। दूसरा काम आता है प्रत्यय स्मरण। प्रत्यय स्मरण का मतलब होता है प्रत्यय को स्मरण करना, जिसे हम कहते हैं रिकॉल, स्मरण करना, याद करना, मेमोरी में है। अब जैसे ये पेन दिखाया तो इस पेन को देखिए वो तुरंत इसको देखते ही पहचान जाता है, लेकिन हमने कोई चीज़ नहीं दिखाई और हमने कहा बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, बच्चा क्या करेगा, रिकॉल करेगा जो चीज़ याद कराई थी उसको। और जब बच्चा उसे दोबारा से देखिए पुनः स्मरण करने लगता है तो समझ जाइए उस विधा को क्या कहा जाता है, प्रत्यय स्मरण। पुनः स्मरण करना, याद करना, उस चीज को रिकॉल करना कहलाता है। और देखी हुई चीज को पहचान जाना तो वो कहलाता है प्रत्यभिज्ञान। तो ये सारी चीजें किस में होती है, हमारी स्मृति में होती है। और एक तरीका होता है इन चीजों को देखिए, ये देखिए ये विधाओं को सीखने का, ये हमारा स्मृति स्तर का शिक्षण। अब हम कुछ विशेषताएं देखते हैं हमारे इस स्तर के ऊपर जब टीचिंग कराते हैं तो क्या कुछ होता है। सबसे पहले देखिए अधिगम करता किसको कहा जाता है, बालक को। बालक को तथ्यों को हम प्रत्यय भी कह देते हैं, जिसका हमें बच्चों को ज्ञान कराना है। बालक को तथ्यों का सीधे ज्ञान कराना, सीधा सीधा बता दो दिस इज ए पेन, और बच्चा उसे स्मरण करने लग जाता है और उसे रटा दो। इसलिए आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में बच्चों से गिनतियाँ बुलाई जाती हैं, टेबल बुलाई जाती है, ए फॉर एप्पल, 2 1 जा 2, अभ्यास कराया जाता है ताकि वो चीज़ें रट जाएं। बस सिखाना नहीं, रटाना होता है। और इसीलिए इस शिक्षण को कहा जाता है निम्न स्तर का शिक्षण, क्योंकि इसमें जोर किस पर दिया जाता है, रटाने पर जोर दिया जाता है। और ये कौन सी कक्षाओं के लिए होता है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त भी होता है। और देखिए थॉटलेस, यहाँ बच्चे में कोई विचार डेवलप नहीं होती, बस वो ये जानता है ये पेन है, क्या काम आएगा, कैसे आएगा, कुछ नहीं जानता बच्चा इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ रटाने पर, याद कराने पर, मेमोराइज कराने पर जोर दिया जाता है, इसीलिए कहते हैं स्मृति आधारित शिक्षण। और पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर भी जोर दिया जाता है। मैंने पहले कहा पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि उसे सिखाओ ये क्या है, ये क्या है, दूसरी चीज़ ये क्या है, और केवल वस्तु प्रस्तुत करते रहो और बच्चे को रटाते रहो। और यही हमारा कौन सा होता है, स्मृति स्तर के शिक्षण की कुछ विशेषताएं। अब हम बात करते हैं शिक्षण मॉडल की। स्मृति आधारित जो शिक्षण का मॉडल है वो देने वाले कौन थे, J.F. हर्बर्ट महोदय ने इसका क्या किया, प्रतिपादन किया, जो सबसे निम्न स्तर का है। और देखिए जो भी हमारे टीचिंग मॉडल होते हैं, इन मॉडल्स के 4 पार्ट होते हैं, याद रखना ये हमेशा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भी बताए, सामान्यतः औसतन रूप से 4 ही पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो होता है फोकस, जिसको हम कहते हैं उद्देश्य या लक्ष्य, फोकस। दूसरा होता है सिंटैक्स या स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है संरचना। फोकस, सिंटैक्स या स्ट्रक्चर। और तीसरा पार्ट आता है देखिए इसके अंदर सामाजिक प्रणाली।
सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। और सामाजिक प्रणाली के अंदर देखिए शामिल होता है शिक्षक और शिक्षार्थी में किस प्रकार का संबंध है, कौन प्रधान है और कौन गौण है। उसके बाद आती है सपोर्टेड सिस्टम, सहयोगात्मक, या हम इसको कहते हैं मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली सपोर्टेड, जिसे सहायक प्रणाली भी कह देते हैं हम कई बार, सहायक, सपोर्टेड, या समर्थित भी कहते हैं सहायक। इसके अंदर बताया जाता है जो बच्चे ने पढ़ा है उसको वो कैसे याद करता है, कौन सी विधि को अपनाता है। इन सारी चीजों को हम देखेंगे अपने एक एक मॉडल के अंतर्गत, इन चारों चीजों को। तो सबसे पहले हर्बार्ट के में देखते हैं। सबसे पहले आता है फोकस यानी उद्देश्य या लक्ष्य। क्या उद्देश्य है? देखिए स्मृति आधारित टीचिंग कराने का। इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य है मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना बच्चे को, क्योंकि आपको पता है ये मानसिक क्रिया है। स्मृति क्या है? स्मृति क्या है? मानसिक क्रिया है, अर्थात बच्चे को रटाना और बच्चे को बार बार चीजों को रटा कर उसे याद करवाना, मानसिक प्रक्रियाओं का क्या देना? प्रशिक्षण देना बच्चे को। दूसरा काम तथ्यों, जिसे प्रत्यय कहते हैं, प्रत्ययों का ज्ञान प्रदान करना, बच्चे को पहचान करवाना, उसे रिकॉल करवाना, रिकॉग्नाइज करवाना। तथ्यों यानी प्रत्ययों का प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान करवाना। इस तरह से प्रत्यास्मरण और प्रत्याभि, ये थोड़ा गलत लिखा है, प्रत्यय का क्या करवाना? हमें ज्ञान करवाना। इस तरह से देखिए तीन उद्देश्य, मानसिक पक्ष को प्रशिक्षण देना, दूसरे उद्देश्य में लिखा हुआ है ज्ञान प्रदान करना बच्चे को जो भी प्रत्यय है, और नंबर 3 पर देखिए रिकॉल और रिकॉग्नाइज करना। या अब आता है इसके बाद देखिए संरचना, सिंटैक्स या स्ट्रक्चर, और इसके अंदर वो स्टेप्स शामिल किए जाते जो हम टीचिंग करवाते हैं एक के बाद एक। तो यहाँ पर देखिए हर्बर्ट महोदय ने 4 देखिए इसके अंदर पद बताए थे, पाठ्य योजनाओं में आपने पढ़ा भी होगा इसको। 4 पद कौन सा बताया था? क्लियरनेस, स्पष्टता। दूसरा पद उन्होंने बताया संबंध, और संबंध की यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने इसे बड़े आसानी से बताया, 2 तथ्यों के बीच में क्या स्थापित करना? संबंध स्थापित करना, और फिर उनमें संबंध स्थापित करने के बाद दोनों में क्या करना? तुलना करना। और तीसरा देखिए इसके बाद जो चरण आता है जिसे कहा जाता है व्यवस्था। और व्यवस्था देखिए जो इन्होंने बताई है वो एक तरह से हम व्यवस्था को क्या कह सकते हैं? सामान्यीकरण, जो निष्कर्ष के रूप में हम काम में लेते हैं। बच्चों में सोचने विचारने का अवसर देना और उसी का निष्कर्ष निकालना। अब बच्चा जब सोचता और समझता है उसके बाद जो कुछ भी है उसका वो प्रयोग करता है या नहीं करता है, और प्रयोग करता है तो देखिए पहले उसको जांचना परखना, फिर उस चीज का प्रयोग करना। तो ये याद रखना, स्पष्ट, संबंध, व्यवस्था, विधि से ये 4 पद बताए थे हर्बर्ट ने। बाद में उनके एक शिष्य आते हैं और जिलर, और उन्होंने देखिए इसको 2 भागों में बांट दिया था। उन्होंने स्पष्टता को, इसको तो क्या कह दिया? प्रस्तावना, और दूसरा कहा देखिए तैयारी। उसके बाद देखिए उनके एक दोस्त और आए थे जिनका नाम था J.M. राइस। उन्होंने देखिए प्रस्तावना और प्रस्तावना के बाद तैयारी, तैयारी के साथ साथ एक चीज और शामिल की, और उन्होंने उसको क्या कहा? उद्देश्य कथन बोलना, उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन के बाद देखिए जो इसमें तीसरा पार्ट आता है जिसको कहा जाता है प्रस्तुतिकरण, और इसमें सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया जाता है? विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया जाता है। इस तरह से देखिए इसके 4 नहीं 5 हो जाते। पहला प्रस्तावना, जिसे हम तैयारी भी कहते हैं, और उद्देश्य कथन भी शामिल है। नंबर 2 प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 तुलना करना, जो भी देखिए पहले संबंध स्थापित करना फिर उनमें तुलना करना। नंबर 4 व्यवस्था या सामान्यीकरण या निष्कर्ष निकालना, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है नंबर 5 विधि या अनुप्रयोग करना, जांच परख के चीज़ों के का क्या करना, या हम कहते उपयोग करेगा या नहीं करेगा इसकी जांच करना। जो कुछ पढ़ाया है ना, जो पाठ पढ़ा है उस पाठ का वो भविष्य में उपयोग करेगा या नहीं करेगा, उस प्रत्यय को जिसको सिखाया गया है उसका उपयोग करेगा या नहीं करेगा, इसकी क्या करना? जांच करना। ये हर्बर्ट का मॉडल, और उस मॉडल के अंदर सेकंड पार्ट जिसका नाम था सिंटैक्स यानी संरचना। अब उसके बाद देखते हैं सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम।
सोशल सिस्टम दो के बीच में होता है। किस किस के बीच में? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संबंध। और यहां शिक्षक और शिक्षार्थी में यदि देखें तो सारा जोर दिया जाता है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण बालक करता है या शिक्षक? शिक्षक प्रस्तुतिकरण करता है। और जब शिक्षक देखिए चीज़ों का प्रस्तुतिकरण है, सर्वे सर्वा कौन होता है? शिक्षक होता है। तो यहाँ संबंध की बात करें तो ये तो होता है प्रधान, और बालक कैसा होता है? इसमें गौण होता है। और जब शिक्षक प्रधान होता है तो ऐसी विचारधारा को कहते हैं प्रभुत्ववादी। ये पूछ लिया जाता है, इसमें शिक्षक प्रधान हो। उसके बाद आता है मूल्यांकन। अब देखिए यहाँ मूल्यांकन की बात करें तो कौन सी विधाओं के द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए? मौखिक और लिखित रूप से हम क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ मौखिक भी व लिखित। और विशेषकर देखिए वस्तुनिष्ठ, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये तो था हर्बार्ट का स्मृति याद। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर की यदि बात करें तो आता है बोध या अवबोध। अवबोध स्तर का देखिए शिक्षण, और इस शिक्षण का देखिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशेषताएं और फिर उसके बाद मॉडल देखेंगे इसका। अब बच्चा बड़ा हो जाता है, रटने के साथ साथ देखिए क्या करने लगता है? समझने लगता है चीज़ों को। इसलिए इसमें समझने और समझाने पर जोर दिया जाता है, विषय वस्तु के आत्मीकरण पर। उसी चीज को बताया गया विचार विहीन एवं चिंतन स्तर के मध्य का स्तर है। बिल्कुल सही है। आपने देखा था उस त्रिभुज में ऊपर तो चिंतन था और नीचे स्मृति स्तर, और उन दोनों के बीच का है। और इसमें जोर दिया जाता है समझने समझाने पर अधिक जोर दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। उसके बाद माध्यमिक कक्षाओं के लिए और माध्यमिक के साथ साथ उच्च प्राथमिक जो हमारी कक्षा है ना, 6ठी 7वीं 8वीं, उनके लिए भी देखिए काम में आता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है विषय वस्तु को आत्मीकरण पर, सीखने पर जोर दिया जाता है, एस्मिलेशन जिसे हम कहते हैं। और वो यहाँ पर बताएगा आत्मबोध होना, मनन चिंतन तर्क पर बल देता है। कोई भी चीज आत्मसात करने के लिए इन मानसिक क्रियाओं पर जोर दिया जाता है। और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं, दोनों में मधुर संबंध रहते हैं, लोकतांत्रिक और समन्वयवादी संबंध होते हैं, वो तो हम देखेंगे। और शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चे को बोध कराना यानी समझाना। और इन्हीं चीज़ों पर जोर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है विषय की गहनता या आत्मीकरण पर। आत्मीकरण यानी विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण पे जोर हर्बर्ट, और ये विषय वस्तु के आत्मीकरण जिसे कहा जाता परिपाक, सीखने पर जोर देता है। और अब इसी का देखिए हम शिक्षण का प्रतिमान देख लेते हैं। और वही प्रतिमान जब शिक्षण का हम पढ़ते हैं तो कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। जल्दी से याद करके बताओ कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं फोकस, दूसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं साइंटैक्स, और तीसरा पार्ट होता है देखिए जिसे हम कहते हैं सोशल सिस्टम, और चौथा पार्ट होता है सपोर्टेड सिस्टम, यानी सहयोगात्मक या सहयोगी प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, संरचना और उद्देश्य। ये 4 पार्ट। अब चारों को एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता उद्देश्य। इसका मूल रूप से उद्देश्य क्या है? प्रत्यय यानी जो तथ्य है, प्रत्यय कह दो या तथ्य या विचार, इसका क्या कराना? बोध कराना। बोध का मतलब क्या? आत्मबोध कराना। विषय को जो कुछ सिखाना चाहते हो बच्चे को पता चल जाए ये है क्या। जैसे ये बताना है पेन, अब बच्चों को ये पता होना चाहिए डिजिटल बोर्ड पे आता है, किस तरह से काम करता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इस प्रत्यय को समझाना। प्रत्यय का स्वामित्व, बच्चे को देखिए बहुत ही गहराई से इस विषय को बताना, और जब तक बताते हुए चलना जब तक बच्चा इसको अच्छे से सीख नहीं जाए, या हम ये कह दें बच्चा उसे आत्मसात नहीं कर ले, तब तक देखिए इस चीज़ को सिखाया जाता है। इसके अंदर विषय वस्तु के एक तरह से आत्मीकरण पर या स्वामित्व पर जोर दिया जाता है। आगे देखिए इसकी संरचना। संरचना के कितने चरण होते? 1 2 3 4 और 5, ये पूछ लिए जाते हैं।
पहला चरण होता है खोज करना या अन्वेक्षण। अन्वेक्षण या खोज करना सीधा सा होता है बालक के स्तर का पता लगाना जिसको आप पढ़ाने जा रहे हो। खोज का मतलब क्या है? बालक का स्तर का पता लगाना जिसको पढ़ाया जाता है, बालक का स्तर का पता लगाना। यानी हमें खोज करनी है तो किसकी? बालक के स्तर की खोज, कि 6ठी क्लास का, एक 7वीं का, 8वीं का, उसके स्तर का पता। दूसरे नंबर पर आता है जैसे बच्चे का स्तर वैसे ही विषय वस्तु उसको क्या करनी है? प्रस्तुत करनी है। तो दूसरे नंबर पर जोर दिया जाता है विषय वस्तु के प्रस्तुति। और ये दोनों काम हमारा टीचर करता है। ये काम भी टीचर करेगा, ये काम भी टीचर, पता भी टीचर लगाएगा और विषय को प्रस्तुत भी टीचर करेगा। उसके बाद देखिए जब तक प्रस्तुत करता रहता है शिक्षक, जब तक बच्चा ये नहीं कह दे कि ये विधा मुझे अच्छे से या ये प्रत्यय मुझे समझ में आ गया, यानी बच्चा उसको आत्मसात नहीं कर ले, बच्चा उसमें परिपूर्ण नहीं हो जाए, विषय की गहनता से वो अध्ययन नहीं कर ले, तब तक ये कार्य चलता रहता है। इसी को कहा परिपाक या आत्मीकरण या एस्मिलेशन। कई बार पूछ लिया जाता है इस चीज को। परिपाक का मतलब होता है विषय को धारण करना। उसके बाद आता है व्यवस्था। अब देखिए बच्चा, देखिए यहां तक ये सारे काम हो गए, यहाँ शिक्षक और यहाँ बच्चे ने ध्यान कर लिया। अब बच्चा काम करेगा। बच्चे ने कहा ना कि मुझे याद हो गया। अब याद हो गया तो देखिए उसे कहा जाता है बेटा लिखित में सुना। अब जो कुछ आपने पढ़ा है उसको लिखो। लिखना बिना देखे, बिना किसी का सहारा लिए हुए, क्योंकि आत्मीकरण हो गया विषय का, तो लिख दो। उसके बाद देखिए ये काम कौन करता है? लिखने का स्टूडेंट। अब जब बच्चा लिख देता है तो फिर कहा जाता है स्टूडेंट को अब सारी विधा को मौखिक रूप से बोल के बता। पहले लिखता है, उसके बाद वो मौखिक बोलता है। इस तरह से देखिए हम इनमें चीज़ों का पता लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सा है, जो व्यवस्था है अपने इसके अंदर उसको क्या है? लिखित रूप में प्रस्तुत करना। और उसके बाद आता है जो अपना 5वीं जो अवस्था होती है जिसका नाम क्या है? एक तरह से वर्णन करना। और वर्णन कैसे करवाया जाता? मौखिक रूप से। मौखिक रूप से एक लिखेगा और मौखिक रूप से बोलेगा और अपने आप चीज समझ में आ जाए। 4 चीजें होती हैं इसमें, 2 टीचर करता है, 2 बालक करता है और बीच में होता है आत्मीकरण। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सामाजिक प्रणाली। शिक्षक और शिक्षार्थी में, टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच मधुर संबंध होता है। न तो शिक्षक प्रधान होता है और न शिक्षार्थी प्रधान होता है, दोनों बराबर होते हैं। दोनों में समन्वय होता है, कोई सा भी प्रधान नहीं होता है। दोनों में कैसे संबंध होते हैं? मधुर संबंध होते हैं। मधुर संबंध होता है, लोकतांत्रिक यानी समन्वयकारी। दोनों में अच्छे संबंध होते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन। यहाँ मूल्यांकन लिखित और मौखिक रूप से दोनों प्रकार से क्या किया जाता है? मूल्यांकन बच्चा लिखता भी है और बोलकर भी बताता है। तो मूल्यांकन कैसे होता है? मौखिक व लिखित, दोनों तरह से मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह से हम पढ़ते हैं बौद्ध स्तर का शिक्षण। अब चलते हैं तीसरे स्तर पर, चिंतन स्तर का शिक्षण। और सबसे पहले देखते हैं चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताएं। और अब यहां पर देखिए हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और थी इसमें, ये यदि हम बात करें बौद्ध स्तर का जो शिक्षण है ये दिया किसने था? बौद्ध स्तर के यदि शिक्षण की हम बात करें तो ये दिया था मोरिसन ने। भाई ये एक और चीज थी याद करने की। और मोरिसन द्वारा दिया गया इसको कहा जाता है चक्रीय। चक्रीय शिक्षण भी कहा जाता है, कई बार पूछ लेते हैं परीक्षा में, याद रखना। अब उसके बाद जब हम चलते हैं देखिए चिंतन स्तर के शिक्षण पर। और चिंतन स्तर के जो शिक्षण है इसकी विशेषताएं, विवेकपूर्ण शिक्षण या विचार युक्त शिक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बालक क्या करता है? चिंतन करता है। याद रखना बच्चे को सबसे पहले जब समस्या दी जाती है, क्या दी जाती है? प्रॉब्लम। तो बालक उसके ऊपर क्या करता है? थिंकिंग करता है, चिंतन। और जब तक चिंतन करता रहता है जब तक उस समस्या का क्या नहीं हो जाए? सॉल्यूशन। तो इसे कहा जाता है चिंतन की प्रक्रिया। अगर समस्या का समाधान नहीं निकलता है, बच्चा सोचता रहता है, तो वो चिंतन नहीं चिंत्या होती है।
चिंतन और चिंत्या में क्या अंतर है? पहले समस्या आएगी, बालक उस पर चिंतन उसको कहते हैं जब समस्या का समाधान हो जाता है, और यदि समस्या का समाधान नहीं होता, समस्या जो कि त्यों बनी रहती है, तो उसे कहा जाता है चिंत्या। तो ये एक तरह से क्या है, समस्या केंद्रित होता है, यहां जैसे लिखा है। इसमें सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया जाता है? समस्या पर। और देखिए स्मृति व बोध सम्मिलित होता है, दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि दोनों के आधार पर तो ही तो बच्चा चिंतन करता है। स्मृति में याद किया और बोध पर उसे समझा, और अब बच्चा क्या करेगा? चिंतन करेगा। उच्च कक्षाओं के ऊपर विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहता है इसमें। बिल्कुल सही बात है, सारा काम टीचर तो करेगा नहीं। चिंतन का कार्य किसका है? शिक्षक का नहीं है, बालक का होता है। उसके बाद देखिए उच्च माध्यमिक या कॉलेज के अंदर देखिए ये इस तरह का शिक्षण कराया जाता है, क्योंकि बच्चा बड़ा होता है, सोचने समझने की शक्ति डेवलप होती है, और ये किस पे केंद्रित है? समस्या केंद्रित। और देखिए साथियों, इसकी जो विधियां ऐसी कौन कौन सी जो हम काम में लें और बच्चा इसे सीख जाए, जैसे समस्या समाधान विधि, दूसरे नंबर पर वाद विवाद विधि, और तीसरे नंबर पर आती है मस्तिष्क उद्वेलन और एक पैनल चर्चा। ये मस्तिष्क उद्वेलन, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, और ये पैनल चर्चा, पैनल डिस्कस, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और वाद विवाद डिस्कस मेथड। ऐसी विधियों के माध्यम से बच्चे के अंदर क्या डेवलप होता है? समस्या समाधान करने का चिंतन डेवलप होता है, और बच्चा इन्हें सीखता है। अब देखिए हम देखते हैं इसका मॉडल की यदि बात करें तो ये मॉडल जो दिया गया था, या प्रतिमान जो दिया गया था, हंट के द्वारा दिया गया था। प्रतिपादक ये शुरू में बताए गए थे आपको, ठीक है। अब देखिए मॉडल के 4 भाग होते हैं। वही सबसे पहला पार्ट होता है उद्देश्य यानी फोकस। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चे को सोचने समझने की शक्ति के साथ साथ उसे चिंतन करने की शक्ति को विकसित करना, क्योंकि रटाने पर तो जोर दिया नहीं जाता है यहाँ। तो यहाँ देखिए समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना, सीधा सा नाम से पता लग रहा है, समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास करना। दूसरा देखिए स्वतंत्र व मौलिक चिंतन शक्ति का विकास करना, क्योंकि नए तरीके से सोचना, मौलिक यानी फंडामेंटल थिंकिंग करना। आलोचनात्मक व सृजनात्मक चिंतन का विकास। आलोचनात्मक होता है सम प्लस आलोचना, जिसे समालोचना भी कहते हैं इसको। आलोचना का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, तर्क और वितर्क दोनों तरह से सोचते हुए आगे बढ़ना। और सृजनात्मकता का मतलब होता है नई चीज की रचना करना चिंतन के माध्यम से, उसे हम कहते हैं सृजनात्मकता। और देखिए इसके बाद चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान का दूसरा पाठ, जिसे हम कहते हैं संरचना। और संरचना को आप देखिए, इस संरचना के कितने चरण बताए गए? 4 चरण बताए गए। पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा और चौथा। आपने देखा होगा शुरुआत में हर्बार्ट ने भी 5 स्टेप बताए थे। उसके बाद 5 स्टेप किसने? मॉरिसन ने बताए। इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं। और 4 स्टेप कौन कौन से हैं आपके सामने देखिए। सबसे पहले समस्यात्मक परिस्थिति को क्या करना? बच्चे के सामने उत्पन्न करना, यानी उसको प्रॉब्लम बताना बच्चे को। दूसरे नंबर पर देखिए उपकल्पनाओं का निर्माण करना, बच्चा हाइपोथेसिस करे कि इस समस्या का सॉल्यूशन ये हो सकते हैं। फिर उसके बाद प्रदत्त यानी डेटा, आंकड़े जिनको कहते हैं, आंकड़ों का संकलन, उस प्रॉब्लम से संबंधित डेटाओं का क्या करना? कलेक्शन करना। फिर उसके बाद आता है उसकी टेस्टिंग करना, परीक्षण करना आंकड़ों का, और उसके बाद निष्कर्ष निकालना यानी सामान्यीकरण करना। इस तरह से कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। किसके? इस संरचना के जो चिंतन स्तर का शिक्षण होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। उसके बाद आता है नंबर 3 पर सामाजिक प्रणाली। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में संबंध क्या होता है? इसमें देखिए शिक्षक गौण होता है। जब टीचर गौण है तो देखिए शिक्षार्थी यानी बालक क्या होगा? इसमें सक्रिय होगा। बालक क्या होता है? प्रधान होता है, सक्रिय होता है। प्रधान यानी सक्रिय होता है। देखिए हर्बर्ट में शिक्षक प्रधान था, और इसमें जस्ट अपोजिट है ये हर्बार्ट से। उसके बाद नंबर 4 पर देखिए इस मॉडल में आता है मूल्यांकन। अब आप देखिए जहां एक तरह से हम बच्चों को देखिए ना लिखित में ना मेमोराइज करवा रहे हैं, बच्चे को क्या करवा रहे हैं हम यहाँ पर एक तरह से देखिए बच्चे को प्रॉब्लम्स देते हैं और उसका सॉल्यूशन निकलवाते हैं। तो इसका मतलब कैसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए इसके अंदर? मूल्यांकन के अंदर निबंधात्मक,
निबंधात्मक देखिए प्रश्नों के आधार पर क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन। और इसमें देखिए भावात्मक, बच्चे से देखिए हमें भाव भी निकलवाते हैं, भावात्मक पक्ष पर जोर दिया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से। इस तरह से ये चिंतन स्तर का क्या है, अपना प्रतिमान है। और इस प्रतिमान की यदि हम बात करें तो देखिए हंट महोदय ने इन 4 भागों के अंदर बांटकर इस चीज को समझाया है। अब आता है एक कक्षा कक्ष की प्रक्रिया साथियों। अब देखिए टीचिंग के अंदर हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब हमारे पास आता है कक्षा कक्ष में क्या होता है। कक्षा कक्ष में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वो टीचिंग ही होती है। अब देखिए कक्षा कक्ष की जब हम बात करते हैं तो ये देखिए हमारा क्लासरूम है। क्या है, क्लासरूम। कोई सी क्लास हो सकती है हमारी, कोई सी भी क्लास हो सकती है। और ये हमारा एक क्लासरूम। इस क्लासरूम के अंदर जब शिक्षक जाता है तो क्या काम करता है, उन सारी क्रियाओं को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ क्लासरूम। सबसे पहले जब शिक्षक जाता है तो देखिए बच्चों को तैयार करता है पढ़ने के लिए, जिसे कहा जाता है वार्म अप। ये शब्द हमने देखिए कहां से लिया, ये देखिए हमने शारीरिक शिक्षा से लिया हुआ शब्द है। बच्चे देखिए या खिलाड़ी जब खेलने के लिए जाते हैं उससे पहले अपने आप को वार्म अप करते, तैयार करते हैं। और यहाँ पर बच्चों को तैयार करने का काम करता है शिक्षक सबसे पहले, अर्थात बच्चे पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए क्या हो जाए, एक तरह से तैयार हो जाए। इसको कहा जाता है शिक्षण अधिगम का वातावरण बनाना। शिक्षण अधिगम का वातावरण बनाना, अधिगम का वातावरण निर्माण, वातावरण निर्माण। और इसी क्रिया को देखिए पेपर में कई बार पूछ लिया जाता, मन स्थिति का निर्माण। मन स्थिति का निर्माण करना किसकी, बच्चों की मन स्थिति, पढ़ने के लिए पहले तैयार करना, वार्म अप करना। उसके बाद देखिए अब बच्चे को हम पढ़ाएंगे और सबसे पहले हम बताते उद्देश्य। अब उद्देश्य के बाद देखिए बच्चों को बताई जाती है व्यू रचना जो हम तैयार कर रहे हैं, उद्देश्य और व्यू रचना। फिर हम विधियों का प्रयोग करते हैं विषय वस्तु को पेश करने के लिए, और विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्रियों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाते रहते हैं कई बार बच्चे का ध्यान केंद्रित नहीं होता। बच्चे का ध्यान केंद्रित करने के लिए देखिए हम कई प्रकार की ट्रिक्स अपनाते हैं, और जैसे अचानक से पढ़ाते पढ़ाते चुप हो जाना, जिसको हम कहते हैं विराम या ठहराव। ठहराव, शिक्षक जब पढ़ाते पढ़ाते चुपचाप हो जाता है, इसे कहा जाता है शिक्षक की सोची समझी खामोशी। अब बच्चे का तुरंत देखिए अवधान केंद्रित होता है कि क्या हुआ, कौन सी घटना घटी, तो इसको हम कहते हैं सोची समझी, एक तरह से क्या है, खामोशी। सोची समझी खामोशी, ये देखिए। उसके अलावा देखिए लास्ट में देखिए बच्चे का मूल्यांकन भी करता है। मूल्यांकन किया जाता है उद्देश्यों का, कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं। इस तरह से कक्षा कक्ष में बहुत सारी क्रियाएं शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में क्या होती रहती है, अंतः क्रिया। किसको लेकर, विषय वस्तु को लेकर क्या की जाती है, अंतः क्रिया। तो यही है हमारी कक्षा कक्ष की प्रक्रिया। अब देखिए इसी कक्षा कक्ष की प्रक्रिया को हम 3 अवस्थाओं के रूप में बांटते हैं। जैक्सन द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया, 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। किसने बांटा था, जैक्सन ने 1966 में। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया, 3 देखिए अवस्थाएं बताई गई हैं, 3 स्टेज ऑफ टीचिंग। अब देखिए अवस्थाओं या हम कह दीजिए एक्टिविटीज, प्रक्रिया या अवस्थाएं। सबसे पहले आती है शिक्षण पूर्व की अवस्था, पढ़ाने से पहले शिक्षण पूर्व अवस्था या प्रक्रिया, प्री स्टेज ऑफ टीचिंग। दूसरे नंबर पर आता है इंटरएक्टिव, शिक्षण अंत है, पढ़ाते समय शिक्षण अंत है क्रिया। और नंबर 3 पर आती है पोस्ट देखिए स्टेज ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण कराने के बाद, जिसे हम कहते हैं शिक्षण पश्च, शिक्षण पश्च प्रक्रिया।
या शिक्षण पश्च अवस्था भी कह देते हैं हम इसे। इस तरह से देखिए, अब पहले आती है सबसे पहले प्री स्टेज, इंटरएक्टिव और पोस्ट स्टेज। पहली स्टेज को देखिए कहा जाता है तैयारी की अवस्था भी कहते हैं, तैयारी की अवस्था। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां टीचर तैयारी करता है कक्षा कक्ष में आने से पहले, इसीलिए इस तैयारी की अवस्था को नियोजन की अवस्था भी कहा जाता है, नियोजन की अवस्था भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए हमारा टीचर पूरी प्लानिंग करता है अपने पाठ को पढ़ाने की, अपने विषय वस्तु को बच्चे तक पहुँचाने। कौन कौन सी तैयारी करता है? तैयारी में सबसे पहले आता है उद्देश्यों का निर्धारण। नंबर 1, उद्देश्य का निर्धारण करना। उद्देश्य के निर्धारण के बाद नंबर 2 पर देखिए वो बनाता है व्यू रचना उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की। फिर उसके बाद विधि का निर्धारण करता है, विधि के बाद फिर प्रविधि का निर्धारण करता है, और प्रविधि के बाद देखिए वो TLM का निर्धारण करता है, शिक्षण अधिगम सामग्री, और अंत में देखिए वो काम करता है मूल्यांकन की विधा, मूल्यांकन की जो विधि है उनका निर्धारण करता है कि किस विधि से मूल्यांकन किया जाए, मूल्यांकन विधि का निर्धारण। ऐसे देखिए ये सारे काम है शिक्षण पूर्व की अवस्था के। अब देखिए टीचर पूरी तैयारी के साथ कक्षा कक्ष में आ जाता है। याद रखना, जब टीचर कक्षा कक्ष में आता है ना, पहली बार सबसे पहले अनुभूत करता है कक्षा को, आकार देखता है उसका, साधनों को देखता है कक्षा कक्ष में क्या कुछ है। फिर उसके बाद उन बच्चों का पता लगाता है, किस चीज़ का स्तर का पता लगाता है, उनकी रुचि का पता लगाता है, उनकी समस्या का पता लगाता है, और इन सब चीज़ों की पता लगाने को कहा जाता है निदान करना। और जब बच्चों का स्तर, रुचि और इन सब चीज़ों का पता लग जाता है, उसके बाद विषय वस्तु प्रस्तुत करता है, जिसे कहा जाता है अनुक्रिया। और अनुक्रिया में वो पढ़ाता है, और पढ़ाने के साथ साथ देखिए दूसरा काम करता है, बच्चों को पुनर्बलन और अंत में फीडबैक भी लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ देखिए प्रत्यक्षीकरण, सबसे पहले तो क्या होता है प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है कक्षा के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होना शिक्षक, और कक्षा के आकार को अनुभूति करना। दूसरे नंबर पर आता है निदान। निदान का मतलब होता है समस्या और स्तर का पता लगाना, बच्चों का, उनकी योग्यता और रुचि का पता लगाना। फिर देखिए शिक्षण करता है यहाँ पर अनुक्रिया, और अनुक्रिया में शामिल किया जाता है किन किन को? एक तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, ठीक है भाई, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ दूसरी चीज होती है पुनर्बलन, और तीसरा होता है पृष्ठपोषण, फीडबैक। इन चीजों को शामिल करते हैं इसके अंदर। अब आता है लास्ट में पश्च अवस्था, यानी पोस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग। लास्ट में देखिए जब पूरा पाठ पढ़ा दिया जाता है, अब हमारा जो शिक्षक होता है यहाँ पर करता है मूल्यांकन, और मूल्यांकन हमेशा किया जाता उद्देश्यों के आधार पर जो इस विधि का निर्धारण किया था। तो यहाँ पर देखिए किसका? उद्देश्यों का क्या किया जाता? मूल्यांकन किया जाता है कि किसी उद्देश्य की पूर्व प्राप्ति किस सीमा तक हुई, या बालक के व्यवहार में परिवर्तन कहाँ तक हुआ। उद्देश्य का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना, ये है यहाँ पर देखिए, ताकि उस शिक्षण प्रक्रिया में क्या किया जा सके? सुधार किया जा सके। इस तरह से साथियों ये हमारे टीचिंग की क्या हैं? अवस्थाएं। अब हमारे पास हमने सारा टीचिंग पढ़ लिया, केवल एक विधा बच जाती है, शिक्षण का आदर्श रूप। और शिक्षण का आदर्श रूप को हम कहते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग। और जब शिक्षण कराने से पहले जब पूरा एक मॉडल खाका तैयार कर लेते हैं और उसके बाद शिक्षण कराया जाता है, तो हमारा टीचिंग सुव्यवस्थित होता है, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है टीचिंग मॉडल्स कहते हैं। और तब तक के लिए मैं आप सब लोगों को देखिए धन्यवाद देता हूँ, एक बार पुनः नमस्कार करता हूँ।